प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आज के सायंकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम, स्वागतम। आज के व्याख्यान मंथन में, आज के व्याख्यान चर्चा में बीएससी भाग प्रथम के तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यकता। अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता उक्त शीर्षक बीएससी भाग प्रथम के प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय के रूप में चुना गया है। यही नहीं, उक्त विषय रासायनिक बलगति की इकाई पंचम के रूप में चुना गया है। अर्थात इकाई पंचम से रासायनिक बलगति की के एक महत्वपूर्ण शीर्षक अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के बीच में क्या अंतर होता है, दोनों को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, दोनों में अंतर क्या है, इस पर आज हम विस्तार से महत्वपूर्ण बिंदुओं, इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण अभिग्रहितों, दृष्टांतों, रासायनिक अभिक्रियाओं के मध्य विभिन्न पहलुओं पर अपना प्रकाश डालेंगे, खुल करके चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता के मध्य क्या अंतर होता है, विगत व्याख्यानों में रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए उस वीडियो में हमने दैनिक व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण रोचक दृष्टांतों के माध्यम से, उदाहरणों की सहायता से अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यकता पर विस्तार से चर्चा की थी, उन पर प्रकाश डाला था। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने अपने विचार व्यक्त किए थे, विवेचन किया था, जिसमें संक्षिप्त में अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं के, उन क्रियाकारकों के परमाणुओं की कुल संख्या को दर्शाता है जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग की सांद्रता को प्रभावित करता है। इसके अलावा अणुसंख्यकता उन अणुओं की संख्या को दर्शाता है जो उस अभिक्रिया की कोटि को रस समीकरण मिति को प्रदर्शित करती है। प्रिय विद्यार्थियों, संक्षिप्त में जो सक्रिय अणु हैं, क्रियाकारक हैं, उनकी संख्या कितनी है, उन सक्रिय क्रियाकारकों की संख्याओं को हम जब जोड़ेंगे, योग करेंगे, तो जो संख्या, जो फिगर आएगी वो उस अभिक्रिया की कोटि को दर्शाएगी। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं, आयनों, परमाणुओं, प्रजातियों की संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। पुनः रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रिय विद्यार्थियों, आपका ध्यान उन महत्वपूर्ण तथ्यों, अभिग्रहितों, बिंदुओं की ओर ध्यान दिलवाना चाहूँगा जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो प्रकार के क्रियाकारक अथवा अणु अथवा आयनिक स्पीशीज, प्रजातियां उपस्थित होती है। प्रथम प्रकार के वे आयनिक स्पीशीज होती है, परमाणु स्पीशीज होती है, क्रियाकारकों की प्रजातियां होती है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अथवा उसकी सांद्रता को, क्रियाकारकों की सांद्रता को परिवर्तित करती है, प्रभावित करती है, तब्दील करती है, परिवर्तित करती है। ऐसे क्रियाकारकों की संख्याओं का हम योग करते हैं। योग के पश्चात में जो हमारे पास में कुल फिगर जो आता है, कुल संख्या के जो मान आते हैं, वो उस अभिक्रिया की कोटि को दर्शाता है। संक्षिप्त में मैंने यहाँ पे लिखा है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं, आयनों, प्रजातियों, परमाणुओं की संख्या जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करती है, उन्हें अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अब हमारे पास में ये सवाल उठता है, ये प्रश्न उठते हैं
कि अभिक्रिया की कोटि कितनी प्रकार की होती है और कितनी प्रकार की नहीं होती, तो मैं ये यहाँ पर जो है ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। श्याम पट्टे पर मैंने आगे लिखा है कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है प्रथम प्रकार की हो सकती है, द्वितीय प्रकार की हो सकती है, तृतीय प्रकार की हो सकती है, शून्य कोटि की भी हो सकती है और भिन्नात्मक अभिक्रियाओं की कोटि भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे लिखा है अभिक्रियाओं की कोटि प्रथम हो सकती है, द्वितीय हो सकती है, तृतीय हो सकती है, शून्य हो सकती है और भिन्नात्मक कोटि की हो सकती है। फिर से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणु, आयनिक प्रजातियों की संख्या जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिभाषित करती है, उनकी कुल संख्या अभिक्रिया की कोटि को बताएगी। ये प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, शून्य कोटि, भिन्नात्मक कोटि की हो सकती है। इसके अलावा हम यहाँ पर दूसरा वाला जो हमारे पास में अणु संख्यकता, अणु संख्यकता क्या होती है? अणु की संख्यकता जो है किसी भी जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं, परमाणु, क्रियाकारकों की संख्या जो निष्क्रिय और सक्रिय दोनों के योग के बराबर दर्शाती है। उन तमाम सक्रिय और निष्क्रिय अणुओं की, परमाणुओं की संख्या का जो योग आता है उसको अणु संख्यकता कहा जा सकता है। अब सवाल हमारे पास में ये उठता है कि अणु संख्यकता जो है वो कितने प्रकार की हो सकती है? कि अणु संख्यकता जो है जिस तरह से अभिक्रिया की कोटि शून्य प्रकार की होती है, तो इस स्थिति में आप देखेंगे अभिक्रिया की कोटि जो है अणु संख्यकता का मान शून्य हो सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अणु संख्यकता का मान शून्य नहीं हो सकता। मैंने यहाँ पे लिखा है अणु संख्यकता जो है एकाणुक हो सकती है, द्विअणुक हो सकती है और यहाँ पर लिखेंगे त्रिअणुक अभिक्रिया संपन्न होती है, हो सकती है और शून्य आणविक अभिक्रिया नहीं हो सकती। शून्य आणविक अभिक्रिया का मतलब जो होता है उस अणु में जो है कोई भी क्रियाकारक उपस्थित नहीं है। अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यकता को मध्य और अधिक विस्तार से इनके मध्य अंतर दर्शाने के लिए मैंने श्याम पट्टे पर एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया ली है, जिसमें इस अभिक्रिया का जो प्रमुख शीर्षक है एथिल एसीटेट का जलक बटन है। एथिल एसीटेट का जलक बटन करवाएंगे, हमें यहाँ पर एसिटिक एसिड और जल प्राप्त होगा। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 का है। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखेंगे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाला एक ही हमारे पास में क्रियाकारक है, वो है हमारे पास में एथिल एसीटेट। दूसरा वाला जो क्रियाकारक है H2 है। यहाँ पर इस संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया में एथिल एसीटेट एक ऐसा क्रियाकारक है जिसकी सांद्रता में परिवर्तन से रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है वो प्रभावित होता है, परिवर्तित होता है। ऐसी स्थिति में मैंने यहाँ पर लिखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। आइए दूसरे अणु पर जो है चर्चा करते हैं। जल जो है इस एथिल एसीटेट में आप देखें एस्ट्रो के जलक बटन की अभिक्रिया में जब एथिल एसीटेट की अभिक्रिया इस जल के साथ होती है, जल का जो अणु होता है, जल जो हमने क्रियाकारक में प्रयोग में लिया है, आप देखेंगे इसकी सांद्रता अधिक है, आप देखेंगे ये भारी है, बल्कि है। तो ऐसी स्थिति में इसकी सांद्रता में परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया को इसकी बल्कि भारी और अधिक सांद्रता जो जल की रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में H2 जो प्राय है वो निष्क्रिय होगा। तो यहाँ पर देखेंगे अणु संख्यकता जो है एक ये निष्क्रिय है, एक ये सक्रिय है। तो दोनों निष्क्रिय और सक्रिय को जो हम यहाँ पर प्रयोग में लेंगे, उनकी संख्याओं को, फिगर्स को जब हम काउंट करेंगे तो वो जो संख्या आएगी वो संख्या अणु संख्यकता कहलाएगी। अर्थात यह अभिक्रिया जो है एथिल एसीटेट कम सांद्रता है, रासायनिक अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करेगा, तो इसकी अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। इसके अलावा हमारे पास में जो है m बराबर 2 है, ये निष्क्रिय, ये सक्रिय है, ये भारी अणु है। तो यह एक्सेस अधिक मात्रा में H2 की सांद्रता को प्रयोग में लेने पर निष्क्रिय और सक्रिय दोनों के मिलाकर के जो संख्या हम काउंट करेंगे ये देखेंगे एथिल एसीटेट जो है 1 है, सक्रिय अणु है, जीवित है। H2 जो है ये निष्क्रिय है, इसकी सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में दोनों मिलाकर हम कहेंगे ये इस अभिक्रिया की कोटि जो है एकाणुक, इस अभिक्रिया की कोटि 1 है और ये अभिक्रिया जो है द्विअणुक अभिक्रिया के मान को दर्शाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देखेंगे, पुनः मैं इस ओर ध्यान आपका देना चाहूँगा कि अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि की हो सकती है, द्वितीय कोटि की हो सकती है, तृतीय कोटि की हो सकती है, शून्य कोटि की हो सकती है, भिन्नात्मक कोटि की हो सकती है। मैंने यहाँ पे लिखा है अभिक्रिया की प्रथम हो सकती है,
द्वितीय हो सकती है, तृतीय हो सकती है, शून्य हो सकती है, भिन्नात्मक कोटि की हो सकती है। और अभिक्रिया की कोटि का मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो सजीव अणु है, क्रिया कारक है, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, यानी कि कम सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। तो ऐसी स्थिति में उनकी कुल उनका जो संख्या होती है, ऐसी क्रिया कारकों का जो योग होता है, आप देखेंगे वो उस अभिक्रिया की कोटि को बताता है। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार के जो अणु हैं, जो निष्क्रिय है या जो ज़्यादा तादाद में या जिनकी सांद्रता अधिक है, ऐसी स्थिति में उनकी अधिक सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो ऐसे अणु यहाँ पर देखेंगे। जल जो है एक प्रकार का निष्क्रिय अणु है, क्रिया कारक है। तो निष्क्रिय और सक्रिय दोनों अणुओं की संख्या को हम जोड़ेंगे। जोड़ने के पश्चात हमारे पास में जो टोटल जो फिगर आएगा उसी के अनुरूप जो है उस अभिक्रिया का नामकरण करेंगे। अतः यहाँ देखेंगे एम का मतलब मॉलिक्यूलरिटी, अर्थात ये जो है एक द्विअणुक अभिक्रिया है, जबकि अणु संख्या के रूप में ये द्विअणुक अभिक्रिया है, जबकि क्रिया का कोटि के संदर्भ में ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण जो सामान्य ऐसी अभिक्रिया लेते हैं जिसमें जो है अभिक्रिया की कोटि सर्वप्रथम विस्तार से आगे बढ़ने से पूर्व हम कुछ रासायनिक ऐसी अभिक्रिया है प्रयोग में लेते हैं जिसमें अभिक्रिया की कोटि अणु संख्या के मान जो है समान होते हैं। मूलभूत यही इन अभिक्रिया की कोटि अणु संख्यकता है, मूलभूत आधार भी यही होता है कि अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यकता के मान जो है वो समान होते हैं। लेकिन हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो है रासायनिक अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यकता के मान अलग अलग होते हैं। इसका प्रमुख कारण जो है क्रिया कारक जो हम प्रयोग में ले रहे हैं वो निष्क्रिय है या उसकी सांद्रता अधिक है, वो किन्हीं कारणों से जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर पा रहा। तो ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की कोटि और संख्यक मान अलग अलग होंगे। पहले एक सामान्य ऐसी इन अभिक्रियाओं को हम प्रयोग में लेते हैं जिसमें अभिक्रिया की कोटि एक है और जिसमें एक अणु उपस्थित है। जो एक अणु उपस्थित होगा तो उनको एक अणुक अभिक्रिया कहा जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एवं एकाणुक अभिक्रिया के लिए, ऊपर लिखा है मैंने सामान्य उदाहरण प्रथम कोटि और एकाणुक के लिए। जहां पर देखेंगे आप ऑक्जेलिक एसिड का विघटन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ पर हो जाएगा जल। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा मैंने यहाँ पर देखें एक अणु उपस्थित है SO2Cl2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस दैट इज ऑफ Cl2। तो ऐसी स्थिति में एक अणु उपस्थित है, कम सांद्रता में उपस्थित है। ऐसी स्थिति में ये एक अणु उपस्थित है तो एक अणु की अभिक्रिया होगी। क्योंकि इसकी न्यून सांद्रता, कम सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, सांद्रता को प्रभावित करती है, परिवर्तित करती है, तब्दील करती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है अभिक्रिया की कोटि मैंने यहाँ पे लिखा है उक्त अभिक्रिया के लिए ओ का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अर्थात अभिक्रिया की कोटि एक होगी। और चूंकि एक अणु है और उसकी सांद्रता जो है आप देखेंगे क्रिया कारक को या अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर देखेंगे ये एकाणुक अभिक्रिया है। एक अन्य रासायनिक विज्ञान में जो है मैंने यहाँ पर एक प्रयोग में लिया है दूसरा वाला जो है सल्फ्यूरिक क्लोराइड का विघटन है SO2Cl2। जब इसको विघटित होता है तापीय माध्यम से या अन्य विशेष परिस्थितियों में या रासायनिक परिस्थितियों में ताप दाब आयतन की, ऐसी स्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन बनेगा। तो यहाँ पर भी क्या है, क्योंकि SO2Cl2 की न्यून मात्रा है, कम मात्रा है, तो एक कम मात्रा रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगी। तो पहला वाला जो एग्जाम्पल ओ का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अर्थात अभिक्रिया की कोटि भी एक होगी, एक अणु उपस्थित है, अतः इसको एकाणुक जो है अभिक्रिया कहा जाता है। अब सवाल हमारे पास में ये होता है कि माना कि आपको इस एकाणुक ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जिसमें एक अणु उपस्थित है, आप देखेंगे इसके रासायनिक अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से परिकलित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी जो है उनमें जो है भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और थोड़ा जो उनमें एक स्ट्रेस की स्थिति बन जाती है कि ऐसी अभिक्रिया के लिए रासायनिक अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से परिकलित किया जाता है। मेरा BSc पार्ट 1 के सभी विद्यार्थियों से एक सवाल है कि माना कि सल्फ्यूरिक क्लोराइड का विघटन है, इसको सूत्र के रूप में, सूत्र सल्फ्यूरिक क्लोराइड के प्रतीक के रूप में रासायनिक अभिक्रिया का वेग कैसे परिकलित किया जाता है। तो इसका एक सीधा साधा आंसर होता है, इस सीधा साधा जिसका जवाब होता है, उत्तर होता है, वह इस तरह से होता है। क्योंकि SO2CO2 क्रिया कारक है, ऑक्जेलिक एसिड क्रिया कारक है, तो SO2Cl2 यहाँ पर क्रिया कारक है। समय परिवर्तन के दौरान रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति के दौरान जो है आप देखेंगे इसकी सांद्रता का मान घटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक रूप से ऋणात्मक, पहले तो आप ऐसा लिखेंगे यहाँ पर
ये यहाँ पर माइनस क्या ऋणात्मक d/dt जो यहाँ पर होगा SO2Cl2, जो SO2Cl2 यहाँ पर होगा और वही SO2Cl2 यहाँ पर होगा। फिर एकाणु का भी क्रिया है तो आप क्या करेंगे, इकाई घात चढ़ा देंगे, क्रिया कारकों के स्थान देते हैं, घटते ऋणात्मक चिन्ह प्रयोग में लगे। आने वाले फिलहाल इतना ही, आने वाले समय में हम फिर से इसको अग्रेसित करके इससे जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण अभिगृहित को हम लेकर के आप सभी के मध्य हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, आप रखिए अपना ख्याल। तब तक के लिए पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार और नमस्कार।